नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बच्चों, इस बेतहासा गर्मी में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो? जिंदा बुंदा हो कि नहीं? ये सूरज देवता लग रहा है जीने नहीं देंगे, एकदम भूज देंगे ना। जब तक लावा नहीं फूट जाएगा तब तक भूज देंगे। यार बहुत बुरा हाल है, क्लास लेने का मन नहीं कर रहा। बस समझ जाओ कि आप लोग का मोहब्बत है, आप लोग का प्यार है और खींचे चला आता है कि चलो का क्लास लेते हैं। नहीं तो ये पैनल के पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ना, क्या बताऊँ, एकदम हालत एकदम ख़राब रहती है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा फुल करता हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा? अब चमक रहा होगा ना। ठीक है, तो फिर वही कहूँगा, फिजिक्स का अपना क्लास है, पार्ट 3 है। ठीक है सर, अभी भी कम है, कोई बात नहीं, हम फुल कर देते हैं। कोई बात नहीं, फुल कर देते हैं सर, अपने गर्मी सह जाएगी, बच्चों कोई दिक्कत नहीं, फुल कर देंगे। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा वाकई में बहुत गर्मी है। और आज से चूंकि हमारा ये फिजिक्स का जो क्लासेस था, टॉप 20 MCQs का क्लासेस था, उसका ये तीसरा पार्ट है। मैंने बोला था 5 में ऐसे कराऊंगा बेटा, 2 मैंने करा चुका हूँ। 2 में अच्छे खासे आपके रिस्पॉन्स आए हैं, बड़ी अच्छी लग रही थी, कमेंट्स अच्छे आ रहे थे, आपका पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहा था, आपका कमेंट्स, आपके लाइक्स अच्छे आ रहे थे ना। लेकिन आज आपका ये पार्ट 3 लेक्चर है, और पार्ट 3 आते आते गर्मी इतनी बेतहासा बढ़ गई है कि मुझे गमछा लेके पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन संजोग से गमछा जब मैंने गमछा अपने गले में धारण किया तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा कहें शायरी याद आया। कहें कि क्या कहें कि गमछा से झाड़ के हर क्वेश्चंस लगाएंगे ना बेटा, गमछा से झाड़ के हर क्वेश्चंस लगाएंगे, हम नहीं डरेंगे, अब क्वेश्चंस को डराएंगे ना। तो ये बात याद रखना, गमछा से झाड़ के हर क्वेश्चंस लगाएंगे, अब हम नहीं डरेंगे, क्वेश्चंस को डराएंगे। तो इस तरीके से बेटा पढ़ा जाएगा ना। तो चलो आओ आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसलिए लेने का पर्पस था, थोड़ा सा ये जो गले में थोड़ा पसीना होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इस वजह से इसको लेना पड़ रहा है। लेकिन आप वो जरूर बाहर निकलिएगा तो जरूर गमछा और सारी चीज़ें, पानी बेटा जरूर लेके निकलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका एंट्रेंस एग्जाम है। मैं नहीं चाहता या आप नहीं चाहेंगे किसी कारणवश आप लोग की तबीयत खराब हो। अब पता है आपको हीट वेव्स चल रही हैं, इसमें लू चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो बेटा अपना जो ध्यान आने वाले कुछ दिन तक, ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन की बात और है बेटा, रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद तो देखा जाएगा ना। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना ये दिगमछा क्लासेस ना, नाम ही हो गया दिगमछा क्लासेस। ठीक है, चलो आओ बेटा, पहला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, और हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे कि PDF नहीं अपलोड हुआ है पिछली क्लास का, बेटा वो PDF कुछ इशू था। ठीक है, चूँकि हमारे सर अभी थे नहीं, संस्था में बाहर थे, उन्हीं को अपलोड करना होता है, तो वो अब आ गए तो उन्होंने सारा अपलोड कर दिया है। तो अब आप जाके चेक कर सकते हैं, दोनों क्लासेस के आपको मिल जाएंगे, और ये जो पढ़ाऊंगा उसका भी आपको वहीं पे मिलेगा, फ्री क्लासेस, जहाँ मैंने पहली वीडियो में बताया था ना बेटा। चलो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एन ऑर्गन पाइप, थोड़ी सी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ी सी लग रही होगी लेकिन डाउन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उसी एनर्जेटिक वे में पढ़ना है। आप तो पंखे के नीचे पढ़ेंगे बेटा, मुझे तो उसके लिए आपको पढ़ाने के लिए पूरा फैन और सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती ताकि बीच में इको का साउंड ना आए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस वाली वॉइस ना आए ना, इसलिए आप एनर्जेटिक होकर पढ़िएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे जितना हो पड़ रहा है बेटा, सारी एनर्जेटिक तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम देसी स्टाइल में पढ़ेंगे। एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। ये आ गया बेटा साउंड, और ऑर्गन पाइप से आ गया ना। चलो बताते हैं इसका क्या फंडा है। कह रहा है इफ वन एंड ऑफ पाइप इज नाउ क्लोज्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। कह रहा है कि एक ऑर्गन नलिका दोनों सिरों पर खुली है और 400 हर्ट्ज की मूल आवृत्ति रखती है, मतलब दोनों ओपन, दोनों एंड उसके ओपन है, तब उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। कह रहा अगर उसका एक सिरा बंद कर दे बेटा, तब कह रहा है कि तब क्या कह रहा है कि उस स्थिति में इसकी आवृत्ति कितनी होगी बेटा, ये हमको पता करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको पता है कि जब ये ओपन रहता है, जब कोई ऑर्गन पाइप बेटा ओपन रहता है, ओपन ऑर्गन पाइप रहता है, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आती है फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, मैं यहां लिख रहा हूं ओपन, खूब बड़ा लिख रहा हूं ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ओपन ऑर्गन जब पाइप जो क्या होती है, जब ऑर्गन पाइप जब ओपन रहती है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा F0, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है V/2L, लेंथ ऑफ पाइप ना, और V मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट वे, इन दैट पाइप ना। अब जब एक सिरा क्लोज्ड कर देते हैं बेटा ना, जब उसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, इसको F0 डैश बोल दें क्योंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में है, तो हो जाएगा V/4L ना।
तो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि जब दोनों सिरे ओपन है, बोथ एंड्स कह रहा है ओपन है, यानी ओपन है, तब उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये दिया है f नॉट 400 हर्ट्ज, यानी कहने का मतलब दे दिया है बेटा क्या, v नॉट बाई 2l इज इक्वल टू कितना, ये निकल दिया है आपका 400 हर्ट्ज ना। अब यहां से आपको ये मिल गया। अब चाहे तो आप यहां से v नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इतना निकालने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली क्या करिए, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, जो f नॉट डैश है, उसको दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए ना। देखो डिवाइड करने पे बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक मिनट, देखो दोनों को आप क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा f नॉट, जब ऑर्गन पाइप ओपन होता है और जब ऑर्गन पाइप क्लोज्ड होता है, f नॉट बाई f नॉट डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा v बाई 2l, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v बाई 4l ना। v से v कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, ये 2 दूना 4 बेटा, ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा ये, यानी f नॉट जब ओपन था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जब क्लोज्ड हो गया f नॉट डैश फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर कितना आया, 2 आया। यानी ऐसे कह सकते हैं कि f नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f नॉट डैश। डैश याद रखना, जब ऑर्गन पाइप क्लोज था तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला ऑर्गन पाइप का अगर याद कर लेगा बेटा तो सारे क्वेश्चन जो आएंगे इसी तरीके से लग जाएंगे। जब दोनों सिरे ओपन होते हैं तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होता है v बाई 2l, जब दोनों सिरे क्लोज होते हैं बेटा तो f नॉट या एक सिरा क्लोज होता है तो ये होता है f बाई 4l, v बाई 4l ना। तो ये f नॉट इक्वल टू 2f नॉट डैश आ गया ना। अब क्या दिया है तेरे को f नॉट दिया है ना, f नॉट रख दो बेटा, f नॉट रख दो 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ f नॉट डैश। तो जब उसका दोनों सिरा, जब एक सिरा क्लोज्ड कर दोगे बेटा, उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहीं 200 हर्ट्ज आती हुई तुमको दिखेगी ना। तो f नॉट डैश क्या है, जब सिरा उसका क्लोज्ड कर दोगे उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आ जाएगी, 200 हर्ट्ज आ जाएगी। बेटा बताओ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फार्मूला हमेशा याद रखना, इस वाले फार्मूले का हमेशा आपको यूज आने वाला है। चलो ठीक है, ऑर्गन पाइप जब दोनों सिरे ओपन होते हैं तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है f नॉट इक्वल टू क्या होता है, v बाई 2l। जब क्या होता है, दोनों सिरा क्लोज होता है या एक सिरा क्लोज होता है, एक सिरा ओपन होता है, उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 4l आती है। बेटा घबराने की बात नहीं है, ये फार्मूला याद किया, हमको इससे क्वेश्चन आ गए। चलो ठीक है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार। मैं इसका आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा इसका बड़ा पोर्शन है, ये लेंथी पोर्शन है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपको खुद इसको कैलकुलेट करके कमेंट में आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, किसका आंसर कितना है। मैं प्रोसेस बता रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास साधन है, आप वहां से यूज कर सकते हैं। आप बता दीजिएगा कि कमेंट में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आप, मेरे पास मुझे आंसर भी पता है, आप जब मुझे बताएंगे तो मैं आपका आंसर बता दूंगा, ठीक है। कह रहा है एन ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट मैक्सिमम and frequency of 20 hertz is applied to a 20 microfarad capacitor। कह रहा है द RMS वैल्यू ऑफ करंट, अब हिंदी वाले बच्चे सुन लो, कह रहा है 20 हर्ट्ज आवृत्ति का अधिकतम 100 वोल्ट का विद्युत वाहक बल एवं 20 माइक्रोफैरड धारिता के धारित के दोनों ओर लगा है। धारा का क्या कर रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। बेटा एक्चुअली क्या दिया है, एक्चुअली दिया है क्या हमको, देखो जो दिया है, पहले हमको दिया है मैक्सिमम, क्या दिया है बेटा, मैक्सिमम हमको दिया है मैक्सिमम ईएमएफ यानी कि वोल्टेज कितना दिया है बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज को V नॉट लिखते हैं, वो कितना दिया है बेटा, 100 वोल्ट दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज दी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे दी, कितनी फ्रीक्वेंसी दे दी, 20 हर्ट्ज दे दी। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, अप्लाइड टू अ 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यानी 20 माइक्रोफैरड, सी की वैल्यू दे दी कितनी बेटी, 20 माइक्रोफैरड, सी की वैल्यू दे दी 20 माइक्रोफैरड। आगे क्या कह रहा है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तुमसे क्या पूछ रहा है बेटा, IRMS यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बेटा ना। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है बेटा। जब आरएमएस करंट निकालना हो बेटा, और आरएमएस करंट निकालना होता है बेटा, आरएमएस करंट निकालना होता है, जो कि V बराबर ओम्स लॉ से क्या कहते हो, V इक्वल टू I इंटू R होता है बेटा। अगर हमको I निकालना होता है तो V को R से डिवाइड कर देते हैं बेटा। इस केस में R जो हो जाएगा, क्योंकि और कोई सर्किट नहीं है, केवल रजिस्टर नहीं है ना, तो इंडक्टर है, केवल उसमें कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जिसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कितना, IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय XC। ठीक है, अब बात आती है सर XC कैसे आता है बेटा, XC यानी कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई f इंटू सी।
तेरे को मिल गया 1/2 पाई एफ इंटू सी बेटा। 2 पाई मतलब 2 पाई का मतलब 3.14, एफ तुमको फ्रीक्वेंसी दी है 20 हर्ट्ज। यहां से तुम एक्सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो मेरे मुन्ना, कितना 1/2 गुणे 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 50 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है 20 हर्ट्ज है ना, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई कितना 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 20, और ये दिया है बेटा कितना, और ये दिया है तुम्हारा C की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा, तो ये लिख सकते हो कितनी 20 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻6। यहाँ से XC की वैल्यू उठा जाएगी बेटा, XC की वैल्यू उठा के यहाँ से तुमको V0 दिया है, तुमको VRMS की वैल्यू चाहिए बेटा। हमको पता होता है क्या, जैसे कि हमको पता होता है कि अगर हमको V0 बाई √2 कर देंगे, अगर मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो VRMS मिल जाएगा। ये रिलेशन होता है पीक करंट और RMS करंट के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, और पढ़ाया भी है कि VRMS रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल क्या होता है विभव बराबर क्या होता है पीक अधिकतम धारा डिवाइड बाई √2 करड़ी में 2, ठीक है ये होता है। इस तरह आप करंट भी लिख सकते हैं, क्या इस तरह करंट भी लिख सकते हैं, करंट भी क्या लिखना होगा, करंट लिखना होगा IRMS, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या I0 डिवाइड बाई √2। अगर आपको मैक्सिमम करंट दिया है बेटा, अधिकतम धारा दिया है, आपको RMS पूछे तो बेटा √2 से डिवाइड कर दो, आपको अधिकतम धारा मिल जाएगी बेटा। यहाँ से XC कैलकुलेट करो, उठा के यहाँ पे XC रख दो, VRMS की वैल्यू आप उठा के यहाँ से रख दो, VRMS की वैल्यू 100 डिवाइड बाई √2 है बेटा, यहाँ से V0 की वैल्यू दी है 100 डिवाइड बाई √2, 1.41 रख के आप VRMS की वैल्यू निकालो, VRMS यहाँ रखो बेटा, XC यहाँ से कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर का यूज करके XC कैलकुलेट कर लोगे बेटा, तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल न जाएगा। आपके पास मैं आपके होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन है, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका ऑप्शन आपको कौन सा मैच किया ना, ठीक है यही लगेगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको बताइएगा जरूर, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि आप लोग आलसी हैं, आप लोग क्या करते हैं यूज नहीं करते हैं अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का, और कैलकुलेटर का यूज नहीं करते हैं आप लोग ना, तो इस चीज को यूज करिए और इसको बताइए बेटा, ठीक है। आगे आइए, क्या है ए ट्रांसफार्मर, हाँ तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। हाँ ऐसे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर वाले बच्चों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज, कह रहा है एक परिवर्तक, जिसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, किसको बदलने में प्रयुक्त, ट्रांसफार्मर क्या करता है, बेसिकली पूछा ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो कैपेसिटेंस को बदलता है नहीं, क्या वो फ्रीक्वेंसी को बदलता है नहीं, क्या वो पावर को चेंज करता है नहीं, हाँ लेकिन वोल्टेज को चेंज करता है बेटा। अगर ट्रांसफार्मर है ना बेटा, अगर ये कोई ट्रांसफार्मर है ATRANS, ये कोई ट्रांसफार्मर है बेटा, इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट की बात करें बेटा, अगर इसमें कोई ऐसे वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, क्या होगा बेटा, कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या कर देगा बेटा, इस वोल्टेज को क्या कर देगा, इस वोल्टेज को बढ़ा देगा बेटा ना। तो क्या करता है, किसको चेंज करता है बेटा, वोल्टेज यानी विभव को ये चेंज करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो जो ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है बेटा ट्रांजिस्टर, एक क्या होता है, एक होता है ट्रांजिस्टर। कभी कभी पूछ दिया जाए ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है बेटा ना, बेटा ट्रांजिस्टर जो होता है ना, ट्रांजिस्टर में भी 2 इनपुट रहते हैं, 2 आउटपुट रहते हैं, यहाँ भी क्या कोई ऐसे कोई साइन वेव दोगे बेटा, तो इधर भी तुमको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ मिल जाएगा ना। दोनों से सेम काम कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर भी क्या कर रहा है, जो तुम वेव दे रहे हो उसके क्या करे, उसके जो तुम वोल्टेज है उस वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है बेटा। ट्रांजिस्टर भी क्या कर रहा है, जो तुम वोल्टेज दे रहे हो उस वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, पावर जो होता है वो पावर से कोई छेड़छाड़ नहीं करता है बेटा, पावर कांस्टेंट होता है। लेकिन इस केस में पावर हमारा चेंज होता है ना। इस केस में अगर V बढ़ रहा है बेटा तो I घटता है, लेकिन इस केस में क्या करता है, V भी बढ़ता है और I भी दोनों साथ बढ़ता है, इतना याद रखना। तो ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर बेसिकली यही अंतर होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या करता है, वो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या वोल्टेज को कम करता है, दो ही काम करता है, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन, हाँ ये बताओ, कह रहा है कि बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53, कह रहा है द ग्राउंड स्टेट बोहर रेडियस ऑफ हीलियम प्लस, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के बोहर त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है, He+
के लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर की बोर त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए हमको दिया है कितना, बोहर्स रेडियस दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉन, यानी हमको बेसिकली क्या दे दिया बेटा, आर नॉट दे दिया है, आर नॉट दे दिया है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉन, जो कि हाइड्रोजन एटम के पहले कक्षा की त्रिज्या होती है, इसे आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉन। एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसको याद कर जाएं क्योंकि उनसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन एटम के पहले कक्षा की त्रिज्या जिसे आर नॉट बोलते हैं वो 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। कह रहा है तब बताओ कि He+, ये तो हाइड्रोजन एटम की बात है, किसकी पूछ रहा है, He+ की पूछ रहा है बेटा, तुमको फार्मूला पता होना चाहिए। Rn बराबर क्या होना चाहिए, nth ऑर्बिटल का जो रेडियस होता है बेटा वो होता है n² डिवाइड बाई z और ये होता है R0, ये फार्मूला होता है बेटा। अच्छा, हीलियम एटम की किस कक्षा की पूछ रहा है बेटा, हीलियम एटम के ग्राउंड स्टेट की पूछ रहा है, तो फॉर ग्राउंड स्टेट तुमको पता होना चाहिए कि निम्नतम ऊर्जा स्तर फॉर ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो उस केस में R1 जो हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रख दोगे तो 1 डिवाइड बाई z डिवाइड बाई R0 ना, ये फार्मूला बन जाएगा ना। आपको पता है बेटा हीलियम प्लस, हीलियम में Z का कितना होता है बेटा, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा। इस केस में R1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, R0 की वैल्यू 0.53 है ना। इसको डिवाइड कर दो बेटा, इसको डिवाइड कर दो, 0.53 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.263 एंगस्ट्रॉन। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना। अगर किसी भी एटम का, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाती है, हीलियम है तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है, लिथियम होगा Li++ होगा। आप क्या करिएगा ना, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि Li++ है ना, Li++ है, ठीक है Li++ है। इसके लिए आप क्या निकालिएगा, इसके लिए आप निकालिएगा Li++ है ना, ट्रिपल+ की बात नहीं करते हैं, Li हम डबल+ की बात करते हैं ना, 2+ है, ठीक है। आप इसके लिए n बराबर दूसरे ऑर्बिटल की त्रिज्या बताइएगा बेटा ना, Li++ के दूसरे ऑर्बिटल की त्रिज्या बताइएगा। कुछ नहीं करना है बेटा, यही फार्मूला पता है, n की जगह 2 रखना है, Z की जगह हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 आता है, Z लिथियम के लिए 3 रखिएगा, R0 की वैल्यू फिक्स होती है 0.5 एंगस्ट्रॉन। कैलकुलेट करके आंसर जो होगा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करिएगा, ठीक है, इसके लिए निकाल के लाइएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूला बेसिकली, ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसको छापिए, ठीक है, इसको फार्मूला बेटा आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए ना। अब आओ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो इसको सॉल्व करने की अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है। अब बता बेटा, कह रहा बर्नौली थ्योरम रिलेटेड टू फ्लो ऑफ फ्लूइड इज ए स्टेटमेंट ऑफ, कह रहा तरल के ऊर्जा संबंधित बर्नौली का प्रमेय कथन है। बेसिकली पूछ रहा है कि बर्नौली साहब का जो थ्योरम है वो किस चीज पे बेस्ड है, बर्नौली साहब का जो थ्योरम है वो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर तुमको बेटा बर्नौली थ्योरम पता होगा तो बर्नौली थ्योरम क्या करता है, P+½ ρv² + ρgh ना। फिर से कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाले और बायो वाले बच्चे सीधे फार्मूले पे ध्यान दें, क्योंकि उनसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ दिया जाता है बेटा। ये बर्नौली थ्योरम का क्या होता है, बर्नौली थ्योरम का फार्मूला होता है बेटा, P मतलब प्रेशर एनर्जी होती है, ρ मतलब प्रेशर काइनेटिक एनर्जी होती है, और ρgh मतलब क्या होती है, ये होती है प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी बेटा। मतलब कहने का मतलब है कि जो जितने टाइप के प्रेशर एनर्जी होते हैं सारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो बर्नौली थ्योरम होता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बर्नौली थ्योरम जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, कौन एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ना। यहाँ प्रेशर है, यहाँ पे काइनेटिक प्रेशर है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का प्रेशर है, सबको मिला के कांस्टेंट के बराबर है बेटा। तो ये बर्नौली साहब का इक्वेशन है, ये बर्नौली इक्वेशन है, P फॉर प्रेशर ½ ρv² + ρgh बराबर कांस्टेंट। और ये किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन इलास्टिक कोलिजन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है इन इलास्टिक कोलिजन, ध्यान देना, इन इलास्टिक है यानी अप्रत्यास्थ संघट्ट है ना, अप्रत्यास्थ टक्कर है। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व। देखो बेटा, पूछ रहा है कि 2 वस्तुओं अगर अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। याद रखना कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, मैं लिखवा दे रहा हूं, जब भी याद रखना कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा उसका यानी कि उसकी मोमेंटम, संवेग
अरे उसका क्या बोलते हैं, मोमेंटम मतलब क्या होता है, हाँ संवेग होता है। मोमेंटम प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहती है, दोनों ही बोथ क्या रहती है, दोनों ही कंजर्व रहती है ना, बोथ कंजर्व रहती हैं, दोनों ही क्या रहती हैं, अलग अलग दोनों ही क्या रहती हैं, कंजर्व्ड रहती है ना। क्या बेटा, उसका मोमेंटम ना, उसका मोमेंटम, यार ऐसे लिख लेना पूरा स्पेलिंग, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहती है, कंजर्व रहती हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें, अगर दो वस्तुएं अप्रत्यास्थ संघट्ट कर रही हैं तो बेटा उसका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना बेटा, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन उसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो याद रखना कि जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व रहता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में अप्रत्यास्थ संघट्ट में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो बेटा अगर बात करें क्या पूछ रहा है, इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व, क्या कंजर्व नहीं रहती है बेटा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होती है, किस इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, आगे आओ, ठीक है आगे आओ। कह रहा है कि द वेव नेचर ऑफ लाइट इज मैनिफेस्टेड बाय इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कह रहा है प्रकाश का तरंग चरित्र निम्नलिखित कौन से गुण से प्रदर्शित होता है बेटा। अगर हमको देखना है कि लाइट जो है उसका वेव नेचर शो करना है बेटा, तो वेव नेचर हमको देखो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, विवर्तन, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन ऐसे नेचर हैं जो केवल वेव ही शो करता है। तो बेटा अगर किसी भी अगर लाइट का या फिर किसी को वेव नेचर शो करना तो बेटा उसका इंटरफेरेंस दिखाना चाहिए यानी व्यतिकरण होना चाहिए, डायफ्रैक्शन यानी विवर्तन होना चाहिए और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण होना चाहिए। देखो इनमें से क्या तुमको मिल रहा, अगर किसी लाइट का वेव नेचर शो करना चाहिए तो ये तीन प्रॉपर्टी उसमें दिखनी चाहिए बेटा। ठीक है, अगर किसी कोई वेव नेचर है तो बेटा रिफ्लेक्शन से तो ये पार्टिकल नेचर बता रहा है बेटा। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ लाइन इन स्ट्रेट लाइन ये भी पार्टिकल नेचर को बता रहा है बेटा। स्कैटरिंग भी पार्टिकल नेचर को बताता है बेटा। हाँ, पोलराइजेशन ध्रुवण जो ऐसा फिनोमेना है जो क्या बताता है, जो बताता है कि जो भी चीज है वो अगर वो पोलराइज हो गई है, अगर जो भी लाइट आ रही है, अगर मान लो जो भी लाइट आ गई अगर वो पोलराइज हो गई तो कहेंगे वो लाइट वेव है ना। तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन तीन ऐसी चीज होती है बेटा, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण तीन ऐसी चीज होती हैं जो लाइट के वेव नेचर को बताती है ना। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन, इसमें से आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे बताओ। कह रहा है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट अ पोलराइजिंग एंगल ऑन ग्लास प्लेट, कह रहा है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज, कह रहा है जब किसी शीशे की पट्टी पर प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और विवर्तित किरणों के बीच का कितना एंगल होगा बेटा। देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया बेटा। देखो क्या होता है कि जब कोई भी लाइट जो होती है, जब भी कोई लाइट किसी ग्लास प्लेट पे गिरती है और एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, मान लो आईपी बोलते हैं ना, ऐसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं बेटा। जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे कोई लाइट फॉल करती है तो बेटा होता क्या है, देखो होता क्या है कि कुछ रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जो इधर की तरफ जाती हैं, और कुछ रे इधर क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं जो इधर की तरफ जाती है ना। जो ये रिफ्लेक्ट होती हैं वो पोलराइज होती हैं ना, ये क्या होती हैं बेटा, वो पोलराइज होती हैं, पूरी तरीके से पोलराइज होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये जो लाइट होती हैं वो क्या होती हैं, पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं। क्या होती हैं बेटा, जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, जो परावर्तित किरणें होती हैं वो पूरी तरीके से पोलराइज होती हैं, और जो क्या होती हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं वो क्या होती हैं, पार्शियली पोलराइज्ड होती है ना। अब बेटा जब ऐसा सिचुएशन होता है तो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब कोई लाइट उसके पोलराइजिंग एंगल पे फॉल होता है, इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। जब कोई लाइट किसी ग्लास प्लेट से पोलराइजिंग एंगल पे पास होता है तो बेसिकली वहां से दो लाइटें जो रिफ्रैक्ट होती हैं वो पूरी तरीके से पोलराइज होती हैं, जो रिफ्रैक्ट होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, वो पार्शियली पोलराइज होती हैं, और उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है बेटा। तो वही पूछ रहा है कि जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे कोई जो लाइट फॉल कर रही है किसी ग्लास प्लेट पे, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का बनता है बेटा। और यहाँ से ब्रेविस्टर एंगल आता है, ब्रेविस्टर एंगल इक्वल टू क्या होता है, μ इक्वल टू tan I
पी अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है बेटा और ये डेंसर मीडियम है ना। कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। सघन मीडियम क्या है? सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। जब प्रकाश इससे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, तो अगर हमको तुमको निकालना है, अगर हमको पोलराइजिंग एंगल पता करना है बेटा, तो ये फार्मूला लगा के म्यू इक्वल टू tan IP लगा के तुम पोलराइजिंग एंगल पता कर सकते हो कि कितने एंगल पे लाइट को गिराएंगे तो वहां से दो वेव होंगी, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री बना के एक पूरी तरीके से पोलराइज होगा, एक पार्शियली पोलराइज होगा ना। एक पूरी तरीके से ध्रुवित होगा, एक क्या होगा? पार्शियली, मतलब थोड़ा थोड़ा ध्रुवित होगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा। इसको बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है, म्यू इक्वल टू tan IP, यानी कह सकते हैं कि tan IP इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। कभी कभी इस क्वेश्चन से आप इस फार्मूले से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा बेटा μ1, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा μ2। मान लो एयर दे दिया, ग्लास दे दिया, वहां पे रख के पूछ देगा कि इस पर्टिकुलर फेनोमेना के लिए आपको पोलराइजिंग एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ पोलराइजिंग कितना होगा। और जब पता होना कि जब एंगल ऑफ पोलराइजिंग होता है बेटा, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड ए के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये चीज यहाँ से दो क्वेश्चन आ गए। tan IP से आपको पूछ देता है कि μ2 बाई μ1 आपको पता होना चाहिए। ये होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये पिछले क्लास के अंदर कराया था बेटा ना कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको कराने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो इसको मैंने कराया था ना। अरे भाई, जी की वैल्यू कैसे आती थी? F बराबर क्या, जो पार्टिकल के बीच में, दो मैसिव पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं बेटा। क्या आता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना बेटा। यहाँ से जी की वैल्यू निकल गई, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 f2। अगर हम यूनिट लिखना चाहें, यानी हमको डायमेंशन ऑफ जी लिखना चाहें, अगर हमको जी का डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहे पड़ेगा बेटा, तो हमको एफ का डायमेंशन फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस के डायमेंशन फार्मूला का लिख के उसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मास के डायमेंशन फार्मूला यानी इसका डायमेंशन फार्मूला और दूसरे वाले मास का डायमेंशन फार्मूला का ऐसे लिख देंगे तो जी का हमको मिल जाएगा डायमेंशन फार्मूला। चलो ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? ये होता है mLT-2। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास का या एक्सीलरेशन का LT-2, ठीक है बेटा। ये कितना होता है? आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला एल होता है, एल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। नीचे मास है, इसका भी एम और उसका भी एम, तो एम का एम कोई हम स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम के पावर 2 है, ऊपर चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एम के पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। और गुणा करते समय घात क्या होते? घट जाते हैं बेटा, तो हो जाएगा एम के पावर -1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा? एल और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल क्यूब, ये हो जाएगा T-2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? M-1 L3, ठीक है, M-1 L3 T-2, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला का ये मैंने बताया भी था, कुछ कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला बार बार पूछा जाता है ना। देखो ये क्वेश्चन वेक्टर से है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दो वेक्टर्स ए और बी हैं, क्या है? सच दैट है कि उनका a प्लस बी, जब a और b को जोड़कर उनका मॉड ले रहे हैं बेटा, वो बराबर आ रहा है a माइनस a को b से घटा के जब उनका मॉड ले रहे हैं उसके बराबर आ रहा है। यानी दो वेक्टर्स हैं बेटा, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है। इन दोनों को जोड़ के, दो वेक्टर्स हैं बेटा, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को जोड़ने के बाद जो इनका मॉड आएगा वो बराबर है इन दोनों के घटाने के बाद जो मॉड आएगा उनके बराबर है a माइनस b वेक्टर। इन दोनों घटाने के बाद जो इसका मॉड आएगा उसके बराबर है। तो कह रहा है कि जब बताओ कि a और b के बीच में एंगल कितना होगा बेटा। अच्छा, कोई वेक्टर अगर a है तो कोई वेक्टर a और b है, उनके बीच का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना होता है, अगर हमको a इसका मॉड निकालना होता है, कोई मान लो, चल ऐसे कोई मान लो कोई वेक्टर ऐसे है a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके का वेक्टर है बेटा। अगर इस वेक्टर का हमको मॉड निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं बेटा? इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 ऐसे करके निकाल देते हैं, तो इसका मॉड आ गया बेटा। अगर ये कोई वेक्टर है, इसका हमको मॉड निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा ना, ठीक है। इसका निकालेंगे बेटा, इस तरीके से इसका निकालेंगे तो a स्क्वायर यहाँ माइनस है तो प्लस b स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -2ab कॉस ऑफ थीटा,
ना बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कर्ली खत्म हो जाएगा बेटा। तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर क्या बचा, इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। बेटा देखो कुछ कट गया जी सर, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा ये माइनस 2ab cos थीटा, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ab cos थीटा आ जाएगा, यानी 4ab cos थीटा इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 0, यानी ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0। अब बता दो बेटा cos किसकी वैल्यू 0 आती है बेटा, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, तो यानी ए और बीच के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, ए और बीच के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ही 0 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बेटा, अगले क्वेश्चन पे मैं आऊंगा। ठीक है, आप लोग देखिए, इसको लगाने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका एक छोटा सा फार्मूला है, आप लोग को फार्मूला पता हो जाएगा बेटा, तो आप क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। 1 मिनट कोशिश करिए इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है कि कोई कार है 50-500 किलोग्राम का, वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर, यानी कि ये कोई सर्कुलर पाथ पे 500 किलोग्राम का बेटा, ये 500 किलोग्राम का कोई क्या है, मास है, कितना किलोग्राम का है बेटा, 500 किलोग्राम का कोई मास है, जो कि कितने रेडियस पे बेटा, कितने के रेडियस पे, आर बराबर कितना दे दिया है, आर बराबर दे दिया है ये कितना, आर बराबर दे दिया है 20 मीटर के त्रिज्या वाले पथ पे बेटा क्या कर रहा है, ये भ्रमण कर रहा है। तो कह रहा है कि जब ये जो है, जो कार बिना स्लिप किए उस ऐसे गोला सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो कह रहा है कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, यानी घर्षण गुणांक कितना होगा, वो हमको पता करना है बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए फार्मूला सीधे लगाओ बेटा। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए, कह दे कोई कार है जो क्या कर रही है, कार कोई वृत्तीय गति कर रही है, उसका इतने फला त्रिज्या वाले पथ पे वृत्तीय गति कर रही है और वो बिना फिसले वृत्तीय गति कर रही है, तो बताओ कि जो घर्षण गुणांक है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो कितना होगा। उस केस में हमको पता होता है बेटा कि जो ये लगता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है mv²/r, उसको बैलेंस करता है क्या, जो ये हमारा घर्षण फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है μmg, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन बराबर नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg, जो वेट नीचे की तरफ काम करेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा बेटा। उस केस में हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू पता करनी है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा, v²/r। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 का स्क्वायर यानी 10⁻100, नीचे कितना है बेटा, r कितनी है, 20 कैलकुलेट कर लिया तो आपका मिल गया कितना, 10⁻100 ना। ठीक है, और मैंने 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 500 किलोग्राम का है, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 20, ठीक है, 10⁻100 और 20 मीटर आपने जब रख दिया, ठीक है, 20 मीटर रख दिया, तो ये 0.5 आना चाहिए। ये कहाँ से आ गया, कुछ गलत हुआ है क्या, कह रहा है 500 किलोग्राम का है विद द मूविंग स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ना, स्पीड उसकी है 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है ना, mv²/r इक्वल टू μmg। ठीक है, mv²/r इक्वल टू μmg। ठीक है, अच्छा, यहाँ से g बचा था ना बेटा। ठीक है, तो जब म्यू हो जाएगा ना क्या, v²/r इक्वल टू, इधर बच जाएगा म्यू इंटू जी। अब g को इधर ला दो बेटा, तो v²/r इंटू जी इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू। अब सही फार्मूला बना, ये गलत है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ना। ठीक है, ये इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट, गर्मी से भी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, बहुत कंसंट्रेट होकर सवाल लगाना पड़ता है। देखो, ये आ गया v²/rg इक्वल टू म्यू। ठीक है, v² की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, बेटा r की वैल्यू कितनी है, रेडियस 20 मीटर है, और g की वैल्यू नहीं दी होती 10 रख देते हो सीधे, इक्वल टू म्यू, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 ना, कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सीधे आप क्या करो, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, यानी क्या करो, अपकेंद्र बल को, अभिकेंद्र बल को किसके बराबर कर दो, फ्रिक्शन फोर्स के, यानी μmg। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, F बराबर होता है म्यू n टू n, और नॉर्मल किसके बराबर होता है, नॉर्मल बराबर होता है m इंटू जी के ना। तो यहाँ से नॉर्मल के बराबर m इंटू जी के, तो फ्रिक्शन फोर्स बन गया μmg। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा चुटकी मजाक उड़ेंगे, बस देखने पढ़ने में बड़े लगते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ है नहीं। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा तुमको लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू 1.2 kg मीटर स्क्वायर। टू प्रोड्यूस द रिलेशन
relation kinetic energy of 1500 joule starting from rest and angular acceleration a is equal to 25 radian per second square must be applied about that axis for the period of। जब पीरियड की बात पूछे यानी कि तुमसे टाइम पूछ रहा होता है बेटा, कह रहा है देखो हिंदी वाले बच्चे पूछ लो, कह रहा है किसी पिंड का जड़त्व आगुण किसी अक्ष के परितः 1.2 किग्रा मीटर स्क्वायर है बेटा, इसमें 1500 जूल घूर्णन गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोणीय त्वरण बेटा ए बराबर 25 रेडियन पर सेकेंड को उस अक्ष से कितने समय तक लगाना होगा बेटा। एग्रीकल्चर वाले बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, इतना भारी भरकम क्वेश्चन उन लोगों में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन बताए इससे पहले सारे इंपॉर्टेंट थे। चलो जो जो मेन बात है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो चीज दिया करे सबसे पहले उसको लिखा करो। कह रहा है कि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है 1/2 kg मीटर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। कह रहा है कि रिलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है कितना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, यहाँ पे प्रोड्यूस रोटेशनल होगा, रोटेशनल यानी क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा ना, यहाँ गलत लिखा है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, वो है कितनी है आप तुम्हारी 1500 जूल, वो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या है 1500 जूल है। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि उसकी स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 0 है ना। कह रहा है कि उसका एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा इक्वल टू कितना दे दिया है, वो 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सीलरेशन दे दिया है। कह रहा है कि बताओ कि उसका टाइम कितना होगा, पीरियड टाइम पूछ रहा है कि जब वो कितना टाइम पीरियड में मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस ऑफ टाइम पीरियड, टी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। अच्छा हमको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, क्योंकि इसी में टी आता है बेटा। ओमेगा नॉट तो 0 हो ही गया है पहले बता रहा, तो ओमेगा बराबर अल्फा इंटू टी। अगर किसी तरह से हमको क्या मिल जाए, ओमेगा मिल जाए, तो ओमेगा को अगर अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। लेकिन ओमेगा हमको कैसे मिलेगा, क्या ओमेगा के लिए तुमको ये पता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कोई पार्टिकल घूमती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब कोई पार्टिकल सीधी रेखा में गति करती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब कोई पार्टिकल घूमती है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है बेटा 1500 जूल, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है कितना 1.2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसने पूछ रखी है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तुम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और हो जाएगा ये 2 शून्य और ये 3000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1.2 इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ना। यहाँ से तुम कट्टम कुट्टम कर सकते हो, कैसे तुम यहाँ सॉल्व कर सकते हो, 3 एक शून्य और बढ़ा दो ना, 3000 हो जाएगा ये, ठीक है 3000 था तो 30000 हो जाएगा, एक शून्य दशमलव हटाओगे ना तो एक शून्य और बढ़ाओगे बटा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब डिवाइड करो, कुछ कट रहा है, 12 दूना 24 आ गया, 2 बार गया, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 12 पंजे 60 ना, ठीक है 12 दूना 24 12 पंजे 60, ये बना 2500 किसकी बेटे, ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओमेगा की वैल्यू 50 आ जाएगी, 50 25 हाँ, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ गई 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2500, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू 50 आ गई, एंगुलर एक्सीलरेशन दिया है कितना 25, तो तुमको बेटा यहाँ से मिल जाएगा कितना, ये आ गया 50, ये आ गया 50, ये दिया है 25, ठीक है कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 सेकेंड आपका टाइम मिल गया बेटा। तो 2 सेकेंड देखो कहीं ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए नंबर जो आपका है वो सही है। इस तरह के क्वेश्चन देखो यहाँ से आपको ये पता नहीं चाहिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती कितनी, ये आपको पता होनी चाहिए, कंपलसरी चीज है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना, ठीक है 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कराए कि हाँ देखो ऐसे क्वेश्चंस ना, ऐसे क्वेश्चंस देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके बीएससी मैथ वाले बच्चे और बीएससी बायो वाले बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस उनका समझ लीजिए एक प्राण है, ऐसे क्वेश्चंस आने तय होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते जरूर है आप लोग के एग्जाम में। जरा क्वेश्चंस पढ़ो बहुत ध्यान से ना, 1 मिनट का 1 सेकंड का मैं आपको मिनी टाइम दे रहा हूँ, छोटा सा समय दे रहा हूँ और कह रहा हूँ उस छोटे से समय में आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ के मुझे बताओ, ठीक है। और पढ़ के जरा समझो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है ना। टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस एंड t2 व्हेन टेकन टू द हाइट r फ्रॉम above अर्थ सरफेस वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
कह रहा है T1/T2 की वैल्यू बताओ। कह रहा है कि पृथ्वी तल पे किसी सड़क लोलक का आवर्तकाल T1 तथा पृथ्वी तल से r ऊंचाई पर जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है ले जाने पर उसका आवर्तकाल T2 हो जाता है, तो T1/T2 का मान बता बेटा। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसके आवर्तकाल का हमको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उसका कितना होता है फार्मूला, T = 2π, रूट में क्या होता है बेटा, रूट में L/G होता है ना, ये हमारा होता है बेटा। L तो चेंज नहीं हो रहा है बेटा, हाइट पे जाने पे भाई चाहे अर्थ पे कोई सिंपल पेंडुलम को ले जाओ, चाहे अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर ले जाओ या 10 किलोमीटर नीचे जाओ, वो धागे की लंबाई तो बदलने वाली नहीं है। क्या बदलती है बेटा, जी की वैल्यू बदलती है। जी की वैल्यू अंदर आने पे, जी की वैल्यू ऊपर जाने बदलती है। अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर ये फार्मूला नोट कर लो बेटा, अगर हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज करती है, HEIGST, हाइट पे जाते हैं तो जो डी जैस आता है, जो नया जी की वैल्यू आती है, जो सरफेस पे जी की वैल्यू होती है उस पर क्या होती है R/, ठीक है, R/ नहीं, H/ क्या होती है बेटा, H/R + H का होल स्क्वायर ना, ये होता है बेटा। इस तरीके से हाइट पे जाने पे चेंज होती है ना बेटा। और जब हम किसी डेप्थ में जाते हैं, जब पृथ्वी जमीन खोद के ना, क्या कहते हैं, जब हम गहराई में जाते हैं ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जब गहराई में जाता हूँ, तो आप ज़्यादा पगला जाओगे। जब हम नीचे गहराई में जाते हैं उस केस में जो नया वाला जी बनता है ना, वो क्या बनता है, G1 - 2H/R, जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना बेटा। ये हमारा होता है, ये हमारी जी की वैल्यू होती है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में कितनी दूरी जा रहे हैं, कितनी हाइट जा रहे हैं बेटा, हाइट R दिया है बेटा, H की वैल्यू R दे रखी है, H की वैल्यू R रख दो, तो नया जो नया टाइम पीरियड बनेगा ना T', वो कितना आ जाएगा, 2π रूट में L/G', ये नया टाइम पीरियड बनेगा। इसको बोल रहे हैं कि ये T1 है बेटा, इसको बोल रहे हैं कि ये T2 है ना, ये क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये T2 है, नया वाला टाइम पीरियड T2 है, T1 T2 दिया है ना बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमको G' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जब हम R हाइट ऊपर जा रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, तो उस केस में जो G' है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा। अब इस वाले फार्मूले में रख के कैलकुलेट करते हैं। G' = G, R की जगह H की जगह R रखोगे तो R/R + R, यानी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी G' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी G R/2R, यानी कितना आ जाएगा, G/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, R से कैंसिल हो जाएगा, R/2R, R से कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी G' की जगह क्या रखेंगे, G/4। यानी अब इस वाले फार्मूले में T2 की जगह हम क्या रखेंगे, 2π रूट में G' की जगह L/G' की जगह G/4, 4 ऊपर चला जाएगा बेटा ना, और 4 करड़ी से आराम से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर रूट है बेटा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। तो T2 बना कितना, T2 बना 2 × 2π रूट में L/G, ये बना, ठीक है। और 2π रूट में L/G बेटा, ये ओरिजिनल वाला क्या है, ओरिजिनल वाला T1 है। तो T2 = कितना है, T2 = 2 टाइम्स ऑफ T1 ना, ये आया बेटा। तुमसे क्या पूछ रहा है, T1/T2 का रेशियो पूछ रहा है, तो अगर तुम T1/T2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 सेकंड हो जाएगा। यानी T1/T2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 0.5 सेकंड आएगा। कहीं सारे बच्चे यहीं पे देख के क्या करते हैं, T2 = 2T1 करके यहाँ से 2 आंसर मार के चले आएंगे, लेकिन वो पूछ क्या रहा है बेटा, वो T1/T2 का रेशियो पूछ रहा है। तो T1 बेटा इसको उधर ले भेजना पड़ेगा, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा, T1/T2 का रेशियो जो था 0.5 आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए कि पूछना क्या रहा है ना। देखो अब ये क्वेश्चंस, इसमें कुछ है नहीं, कह रहा है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 3 आवर्स। कह रहा है एक चक्कर पूरा करने में 3 आवर्स दे रखा है, यानी उसका टाइम पीरियड दे दिया। टाइम पीरियड क्या होता है, प्रति सेकंड किए गए चक्करों की, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसका आवर्तकाल कहलाता है। कहता है इफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 400 किलोमीटर। अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है बेटा, नाम जान लो ना, क्योंकि ये कभी कभी आपसे सीधे पूछ देता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा इसको बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। मतलब ये ऐसा उपग्रह होता है ना जिसका टाइम पीरियड, ठीक है, क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं ना, सैटेलाइट सैटेलाइट ना बेटा, ये ऐसी सैटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है ना। कितना होता है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटा होता है, इसका टाइम पीरियड 24 आवर के बराबर होता है।
ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है कि कोई सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है r त्रिज्या के, उसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड 3 आवर है बेटा। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के त्रिज्या की तरफ चारों तरफ मूव करती है तो उसका टाइम पीरियड होता है कितना? 2 पाई अंडर रूट में gm, ऐसे अंडर रूट में gm, इधर बेटा r के पावर 3/2 ना, यहाँ r के पावर 3/2 ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि इफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 400 किलोमीटर द वैल्यू ऑफ r। तो कह रहा है कि देखो T1 ये दे दिया है बेटा ना, ये T1 दे दिया है, इधर R1 हो गया बेटा, इधर T2 दे रखा है। T2 में क्या हुआ? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मास तो बदलेगा नहीं बेटा, उसका GM हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या उतना हो जाएगा? यहाँ पे R2 के पावर 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब था कि जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे T1/T2, ठीक से, तो क्या आएगा? ये बनेगा R1/R2 के पावर, जब डिवाइड करेंगे तो सारा कट जाएगा, ये बनेगा 3/2 बेटा ना। 3/2 को जब इधर पावर आएगा बेटा तो क्या बन जाएगा? T1/T2 के पावर 2/3 ऐसे बन जाएगा, 2/3 = R1/R2। अब तुमको क्या दिया है बेटा? तुमको देखो, तुमको ये दिया है, कितना दिया है? ये R1 दिया है, ये R2 दिया है। R2 कितना दिया है बेटा? R2 दिया है 4200 किलोमीटर। अब तुमसे पूछ कितना रहा है? ये R1 पहले वाला पूछ रहा है, R1 पूछ रहा है बेटा। और T1 कितना दिया? T1 पहले का दिया 3 आवर, T2 दूसरे का नहीं दिया, लेकिन मैंने बता दी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसके लिए 24 घंटा होगा, यानी ये क्या रख सकते हैं? 3/24 के पावर कितना आ जाएगा? पावर 2/3 = R1 को, जो R हमको निकालना है, और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4200 है ना। इसको सॉल्व करो बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे 3/24 यानी 1/8 क्या बन जाएगा बेटा? 1/8 के पावर 2/3 ना, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R/4200। अच्छा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/8 के पावर 2/3। इसको ऐसे क्या लिख सकते हो क्या? 1/2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 1 का तो कोई फर्क नहीं ना, 1 के पावर 2/3 का मतलब एक ही आएगा, 1 को छोड़ सकते हो, तो नीचे सीधे 8 को 8 लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3 उसके पावर 2/3 बेटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 यानी 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 किसके बराबर आया? 1/4 बराबर है R/4200। कितना आया? R/4200। ठीक है, R बटा कितना है? 42,000 है ना, R/42,000 है। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू आई 42,000 डिवाइड बाय कितना? 4, तो कुछ 4 1 का 4, 0 4 5 6 5, कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। 1000 कितना आ जाएगा? 1500, 10,500 किलोमीटर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला पता होना चाहिए कि जब भी कोई सैटेलाइट क्या करती है? अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, उसका टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट में gm, ठीक है, R के पावर 3/2। ठीक है, इस वाले फार्मूले से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, आप क्या कर रहा है? द टाइम पीरियड and amplitude of an object executing simple harmonic motion are 0.5 second and 4 centimeter respectively. The maximum velocity of object is, कह रहा है कि कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका आवर्तकाल 0.5 सेकेंड है, उसका आयाम जो है 4 सेंटीमीटर है, उसका एम्पलीट्यूड दिया है, और उसका अधिकतम वेग पता होना चाहिए बेटा। हमको पता नहीं कि जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसके क्या होता है, उसके रिलेशन, उसके किसमें, उसके टाइम पीरियड आवर्तकाल में, उसके वेलोसिटी में, उसके एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है क्या? v = a अंडर रूट में क्या होता है बेटा? a², सॉरी ये क्या होता है? v = ओमेगा, v = ओमेगा ना, अंडर रूट में a² - x², ये होता है बेटा रिलेशन। कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी मैक्सिमम जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब वो मीन पोजीशन पे होता है, यानी जब x की वैल्यू 0 होती है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, मध्य बिंदु पे होता है, उस केस में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई a × ओमेगा ना, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई a × ओमेगा। हमको क्या दे रखा है बेटा? क्या दे रखा है हमको दे रखा है, पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है बेटा। एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना देख रखा है बेटा? एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को तुमको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? लिख सकते हो 4 × 10⁻² मीटर हो गया ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, इकाई सैकड़ा, कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻² -2 मीटर हो गया। ये एम्पलीट्यूड आ गया बेटा। क्या कह रहा है? ओमेगा चाहिए, ओमेगा नहीं दिया, लेकिन वो टाइम पीरियड दे रखा है।
कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड कितना दिख रहा है 0.5 सेकंड, 0.05 सेकंड। और टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, टाइम पीरियड टीपी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा ना, 2 पाई बाई ओमेगा। आंसर देखना पाई के टर्म में है तो पाई को लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड कितना दिया है 0.05 इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई डिवाइड बाई 0.05, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 5 गुणे 10 घाते -2 पाई, ठीक है, ऐसे आ जाएगा बेटा। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5.4, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 5 कितनी आ जाएगी 0.4, यानी 0.4 पाई गुणे 10 घाते 2, ठीक है, ये हम इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। हमको क्या मिल गया, हमको ओमेगा मिल गया, हमको वी मिल गया, हमको ए मिल गया, तो हमको पता चल जाएगा कितना 4 गुणे कितना आ जाएगा बेटा 4 गुणे 10 घाते 10 घाते -2, ओमेगा की वैल्यू 0.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 2, ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 4 चौकुआ 16, 1.6 पाई, ये आ जाएगा 1.6 पाई मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी 1.6 मीटर पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अ सेल हैज एन EMF 1.5 वोल्ट when it is connected across an external resistance of 2 ohm, the terminal potential difference falls to 1 voltage, the external resistance of a cell। कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, सही है। कह रहा है इसे 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो उसके सिरे का विभवांतर घट के 1 वोल्ट रह जाता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बेटा। कह रहा है कि कोई R रेजिस्टेंस है, इस R रेजिस्टेंस से कोई एक सेल जोड़ रहे हैं, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, आंतरिक प्रतिरोध पता करना है। ये मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R एक्सटर्नल है, ठीक है, और इसका EMF कितना है बेटा, इसका EMF कितना है, इसका EMF E बराबर कितना है 1.5 वोल्ट है ना। हमको पता होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उसके विद्युत वाहक बल में और उसके विभवांतर में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू होता है E माइनस I इंटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको लिख सकते हैं I इंटरनल ना, क्या लिख सकते हैं R, यहाँ पे R क्या लिख सकते हैं, ये यार क्या चल रहा है ना, E माइनस आई इंटू आर इंटरनल ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये समझ में आना चाहिए। उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है ना। बी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर इंटरनल। ई कितना दिया है बेटा, ये विद्युत वाहक बल 1.5 दिया है बेटा, और पोटेंशियल कितना दिया है 1 दिया है, माइनस आई इंटू आर इंटरनल तुमको मिल गया, ठीक है। यहां से तुमको आई इंटू आर इंटरनल की वैल्यू आ गई कितनी, आई इंटू आर इंटरनल की वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट ना, कितनी आ गई 0.5 वोल्ट आई इंटू आर इंटरनल की वैल्यू तुमको मिल गई। अब बात करना है हमको आर इंटरनल निकालना है, तो हमको आई हटाना है। अब अगर इस सर्किट से तुम आई निकालना चाहोगे, मान लो इस बैटरी की वजह से तुमको आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई निकालो किरचॉफ्स लॉ का यूज करके, तो आई बराबर क्या आएगा, आई इक्वल टू होता है V बाई आर। V कितना है बेटा, V तुम्हारा 1.5 वोल्ट है, और R कितना है बेटा, ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी आर आई प्लस आर, ये तुम लिखो बेटा आर आई प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ आई की जगह क्या रख दोगे, आई की जगह 1.5, ठीक है, आर इंटरनल, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा 2 ओम है, तो यहाँ पे 2 ओम रख दिया, इसको टू कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको सॉल्व कर लो, देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। चलो ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आएगी। जब यहाँ से आर इंटरनल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, यह जाएगा 0.5 इंटू आर इंटरनल इज इक्वल टू कितना आता है 5.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 ना, उधर जलाएगा तो क्या हो जाएगा 5 आर इन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इक्वल टू 0.5, तो यहाँ से आर इन की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, ठीक है। 1 ओम जो हो जाएगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम। ये वाला फार्मूला अगर पता होगा बेटा, इस वाले फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसका ए प्रोटॉन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू द रीजन
of space without any change in velocity if E and B represent the electric and magnetic field respectively, which is the region of space may have then indicate the fall statement from the statement given below। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन को आपको दिमाग में मेमोराइज रहने चाहिए। करा एक प्रोटॉन नियत वेग से चलता हुआ एक किसी क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां उसका वेग में कोई अंतर नहीं आता है। यदि E तथा B क्रमशः उस स्थान में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है बेटा? ये जो आपका सही है, ये आपका जो सी ऑप्शन है, ये जो आपका सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, इसमें से सही है बेटा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बस जस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। हाँ देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को अगेन मैं कह रहा हूँ सभी बच्चों के लिए, सभी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक लॉजिक गेट बेटा? बेसिक लॉजिक गेट 3 होते हैं बेटा। कौन से? एक होते हैं एंड होता है, एक होता है आर होता है और एक होता है नॉट। ये बेसिक लॉजिक गेट होते हैं बेटा। बाकी जितने भी बनते हैं नैंड, ठीक है बेटा, और नॉर और जो एक्सॉर एक्सनॉर, ठीक है, नैंड नॉर, ये सब क्या होते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट और ये बेसिक लॉजिक गेट। तो क्या पूछ रहा है कौन सा? मूल लॉजिक गेट नहीं है बेटा, ये नॉट है, और है, एंड है, लेकिन ये एक्सनॉर नहीं है, यानी ये लॉजिक गेट, ये मूल लॉजिक गेट नहीं है। ये हमारा क्या है? ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। करा इफ अर्थ इज सडनली कंट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एंडिंग चेंज इट्स मास एंड शेप, करा द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंस्टेड ऑफ 24 आवर। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। करा यदि बिना द्रव्यमान तथा आकृति बदले पृथ्वी को एकाएक इसकी त्रिज्या के आधे तक संकुचित कर दिया जाए तो 24 घंटे के स्थान पर दिन की काल की अवधि होगी बेटा। यानी पृथ्वी जो उसको संकुचित करके उसका त्रिज्या r/2 कर दिया है। कोई बात नहीं, इस वाले सीधे फार्मूले में तुम क्या कर दो, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है L = I ओमेगा, उसको कंजर्व कर दो। I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2 ना। पहले एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा। पहले अर्थ को अगर हम मान लें, अर्थ जो हमारा स्फीयर है, तो अर्थ का स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², अगर उसकी त्रिज्या r है, ओमेगा 1 बराबर, बाद में क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या तुम r/2 कर दे रहे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m/2 r²/2, क्योंकि r/2 का होल स्क्वायर तो r²/4 हो जाएगा, और ओमेगा 2 इस तरीके से 2/5 m से m कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो ये ओमेगा 1 = कितना आ जाएगा? ओमेगा 1 = आ जाएगा ओमेगा 2/4। यानी कि जो पहले ओमेगा था और जो बाद वाला ओमेगा है उसमें रिलेशन निकल के आएगा ओमेगा 1 = ओमेगा 2/4। अच्छा, पहले टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड था t π = 2π/ओमेगा 1 ना। पहले टाइम पीरियड कितना था? 2π/ओमेगा 1, यानी t1 था। चलो क्या लिख दिया इधर? मैंने लिख दिया इधर पहले कितना था? अरे यार, पहले टाइम पीरियड t1 था 2π/ओमेगा, बाद में टाइम पीरियड जो सिकुड़ने के बाद हो गया 2π/ओमेगा 2। इसका टाइम पीरियड, क्योंकि उसका मास और उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस उसका हम क्या कर रहे हैं, रेडियस चेंज कर, रेडियस करने से उसका जो ओमेगा होगा वो चेंज हो जाएगा ना। अगर हम t1/t2 की वैल्यू निकालें, t1/t2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ओमेगा 2/ओमेगा 1। ठीक है बेटा, ओमेगा 2 ओमेगा 1 की जगह ओमेगा/4 रख दोगे तो t1/t2 = ओमेगा 2 बाई क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से t1/t2 की वैल्यू कितनी है बेटा? ये 4 आ गई ना। t1/t2 की वैल्यू 4 आ गई। t1 कितना दिया है बेटा? t1 जो है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, वो 24 घंटा है। इस केस में हमारा t2 कितना आ जाएगा? 24 / t2 = 4। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? t2 = 24 / 4 = कितना आ जाएगा? 6 आवर आपका क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। उसकी त्रिज्या r/2 कर देंगे, उसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा? वो 6 घंटा आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और हम आ गए हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन पे ना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली करना क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, थोड़ा इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चंस में, खासकर इस वाले क्वेश्चंस में आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली उसी वाले फार्मूले से ये क्वेश्चंस लगता है ना। ठीक है, इस वाले फार्मूले से बेसिकली पूछ के आप पढ़ लीजिएगा। इस वाले फार्मूले में h = क्या कर दीजिएगा? 4t cos ऑफ थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? ρg
और ये डी, हाँ रो जी डी, इस वाले फार्मूले से आप पता चल जाएगा। फोर्थ कांस्टेंट बेटा नंबर है, टी मतलब इसका टेंशन दिया है ये ना, सरफेस टेंशन दिया है, रख दीजिएगा। कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप क्या कर दीजिएगा 0 डिग्री रख दीजिएगा। कॉस 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो की वैल्यू वाटर की डेंसिटी दी